तो चलिए फिर से पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग छत्तीसगढ़ बोर्ड पर। और यहाँ पर फिर से हम देखने वाले हैं सेट 2। जी हाँ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मैं आप सबको बता दूं कि ये सेट बी है। पहले हम लोगों ने क्या देख चुका है, सेट ए देख चुका है। और सेट ए से ही आपको लगा होगा कि सर हमने तो लगभग 30% की तैयारी वहाँ से कर लिया सेट 1 से, ठीक है। उसके बाद सेट 2 के पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हम जो है, ठीक है, आपका 50% का क्या हो गया भैया, यहाँ से तैयारी हो गया। उसके बाद जैसे आप सेट 3 पढ़ेंगे तो आपका 75% का तैयारी हो गया लगेगा। और सेट 4 पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि पूरा 100% की तैयारी हो गया। और अभी उठा के देखिए, ठीक है, जैसे कि आपका फिजिक्स में देखो, चाहे आपके केमिस्ट्री में देखो, चाहे आपके हिंदी में देखो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री 12th का है, 10वीं में आपका हिंदी देख सकते हो और इंग्लिश देख सकते हो। जो 100% क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं, दिशु कोचिंग से आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर रहेगा प्रश्न पहला, और प्रश्न पहला में खंड अ। तो खंड अ में क्या रहेंगे, तो खंड अ में सही विकल्प रहेंगे गुरुजी। और कितना क्वेश्चन रहेंगे, तो 10 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है, ठीक है। तो राजस्थान में कृषि भूमि का विस्तार होने का कारण क्या है, सबसे पहला हम देखें तो सिंचाई की सुविधा। किसकी सुविधा, सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा के कारण वहाँ क्या हो रहा है, कृषि भूमि में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है भैया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए, ठीक, कितने में मतलब भूवन होने चाहिए, वन होने चाहिए, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो कितना, 33%, ठीक है। व्यापम में भी पूछा गया था एक बार ये क्वेश्चन, व्यापम मतलब समझ गए ना, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में मदद जो है करती है, ठीक है। कौन सी फसल बोया जाए जिससे मिट्टी की उर्वरकता क्या हो, बढ़े, ठीक है। तो ये होता है दलहन। दलहन जैसे कि आपका तिवरा पहले लगाते थे, अब बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है। तो विधायिका का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका कानून निर्माण करना। तो स जो है आंसर दिया है उसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 5वां नंबर की क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, देखिए भाई, इनमें से कौन सा दलहन की फसल नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा दलहन की फसल नहीं है। तो चना, ठीक है, अरहर दिया हुआ है, बाजरा दिया हुआ है, मसूर दिया हुआ है। तो कौन सा जो है दलहन का फसल नहीं है बोला गया है ना, है नहीं बोला गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो कौन सा, ये जो बाजरा है ये आपके दलहन का जो है फसल नहीं होता है। बाकी आपका चना हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, मसूर हो गया, ये दलहन का पौधा होता है। चलिए 6वां नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। स्टील, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो स्थापना है, ठीक है, ये हुआ था आपका सन 1973। किस में हुआ था, सन 1973 में। इसीलिए ये जो द दिया है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। इटली का 7वां क्वेश्चन है, इटली का फांसीवादी तानाशाह था। तो इटली का फांसीवादी जो तानाशाह था वो कौन था भाई, तो ये था आपका मुसोलिनी, ठीक है। कौन है, मुसोलिनी। चलो उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 8वां है, ठीक है, बफर स्टॉक क्या है, ठीक है। तो बफर स्टॉक सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार को ही क्या कहा जाता है, बफर स्टॉक कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट उसके बाद 9 नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एशिया और अफ्रीका, ठीक है, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे का मुख्य कारण क्या था, ठीक। तो इसका जो मुख्य कारण था वो था आपका उपनिवेशित देशों से में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद 10 नंबर का। तो 10 में दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती। तो आधुनिक जीवन की जो कल्पना है वो संचार एवं जनसंचार के बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़रूरी हो गए हैं, इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो गए हैं। बिना मोबाइल के, देखो आज मोबाइल हैं, ठीक है, इसीलिए हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, नहीं तो क्या करते भैया, आपके आसपास के कोचिंग में जाते, ठीक है। लेकिन आज मोबाइल होने के कारण क्या हो जा रहा है, फ्री में आप पढ़ पा रहे हो। ये सबसे बड़ी जो है उपलब्धि है आपका, फ्री में। यहाँ पर कोई फीस दे रहे हो क्या,
ठीक है, कि सर को हम कुछ फीस दे रहे हैं यहाँ पर दिशु कोचिंग सीजी बोर्ड में कुछ फंड डाल रहे हैं तो हमको पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप फ्री में यहाँ पर क्या ले रहे हो, एजुकेशन ले पा रहे हो, इंटरनेट के कारण है, संचार एवं जनसंचार के ही कारण है ये। तो उसके बाद ये क्या हो गया आपका आंसर की मैं बात करूँ तो आंसर यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, देखिए पहला से पूरा 10 तक का। वैसे सभी क्वेश्चन में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए खंडवा, तो खंडवा में एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। जैसे रूसी क्रांति का जनक कौन थे, तो कौन थे भैया, यहाँ पर जो है व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। उसके बाद लिस्ट देखते हैं यहाँ पर, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, तो हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र होगा एक नेता होगा। ठीक है, FCI, ठीक है, FCI का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है, तो FCI का जो है खाद्यान्न का भंडार एवं वितरण करना। चलिए नेक्स्ट, 20वीं सदी के 2 प्रमुख संचार माध्यमों का नाम, तो रेडियो और टेलीविज़न। काल क्या है, ठीक है, काल क्या है, अफ्रीका में रहने वाली एक जनजाति मसाई है। ठीक है, मसाई लोग सुरक्षा के ध्यान रखते हुए जिन का जो है घरों का निर्माण करते हैं उसे काल कहते हैं। अब काल मत बोल देना, जो खतरा है उसको काल है बोल के, ठीक है, गलत हो जाएगा, मैं नहीं जानता फिर यहाँ पर। चलो उसके बाद देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न पहला, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, सिंग क्षमता। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं शुद्धिकरण का क्षमता क्या है। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने कई जो है पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंग कैपेसिटी की अवधारणा विकसित की। ठीक है, ये सब आप अच्छे से देख लीजिएंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, खुली खदानों से पर्यावरण को कम नुकसान हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो खदानों को खोदने पर उसके बाद उसको पाट दें। ठीक है, पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, हरी भूरी भूमि रहेगा। ठीक है, आय कर लेने की उचित विधि क्या है, तो आय कर लेने की जो उचित विधि है, एक निश्चित आय तक ही नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि उसके बाद लोगों की आय जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे कर की मात्रा बढ़ा लेना चाहिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए दीर्घकालीन भूख क्या है, तो दीर्घकालीन भूख गरीब लोग बहुत कम भोजन लेकर अपने आप को गरीबी के कारण जीवित बनाए रखते हैं, इसको दीर्घकालीन भूख कहा जाता है। चलो उसके बाद देखते हैं छठवां क्वेश्चन है, सन 1837 में किसकी, ठीक है, सूचना को विद्युत तारों माध्यमों से त्वरित भेजा जाता था, तो 1837 में जो है सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ की खोज किया। ठीक है, टेलीग्राफ की खोज किया जिसकी सूचनाओं को विद्युत तारों के माध्यम से त्वरित किया जाता था, मतलब भेजा जाता था। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, बचत खाता और स्थायी जमा खाता में अंतर। तो बचत खाता क्या होते हैं, बचत खाते में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक, और उसके बाद जो है इसमें किसी को भी भुगतान करने के लिए आप चेक दे सकते हो बचत खाता में। ठीक है, यह हमारा पैसा जिसे बैंक की सुविधा के सुरक्षा के लिए प्रदान रखा जाता है ये है। लेकिन अब देखो उसी में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, जैसे स्थाई, तो स्थाई में क्या कर सकते हो, आप कभी भी पैसा नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, उसमें एक ब्याज चलता है, उस ब्याज के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। चलिए उसके बाद ये है जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो जनगणना के आंकड़े हमारे लिए विकास के उद्देश्य में बहुत उपयोगी हैं, जैसे कुछ भी काम आ जाता है आपके गांव या आपके मोहल्ले में। ठीक है, कुछ भी आपका कुछ हो रहा है तो उसमें क्या है, आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ विकास योजना, जैसे कि यहाँ पर साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, पिछले 10 वर्षों में योजनाओं के लक्ष्य कहाँ तक प्राप्ति हुआ है, आपको कौन कौन सा योजना का लाभ मिला है, नहीं मिला होगा तो मिलेगा, जैसे आवास वगैरह मिलता है ना अभी, तो ये सब में सर्वे कराना बहुत ज़रूरी है। पहले के लोग सर्वे नहीं कराते थे, लेकिन अब सभी पढ़े लिखे लोग हैं तो सर्वे कराना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चाहे आप घर में अकेले रहो, एज ए टीचर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सर्वे आप कराना बहुत ज़रूरी है, चाहे कभी भी हो। ठीक, चलिए उसके बाद अमेरिका, ठीक है, वह जो है उपनिवेशवाद को क्यों ख़त्म करना चाहता था। ठीक है, जो सोवियत रूस है उपनिवेशों को समर्थन दे रहा था, जो अमेरिका के कहाँ पीछे रहने वाला था। ठीक है, अमेरिका तो कहाँ पीछे रहने वाला था, अमेरिका भी चाहता था कि उपनिवेश जल्दी स्वतंत्र हो जाए तथा जो है रूस समर्थित दल वहाँ पर सत्ता ना बनाए। तो ये सब है। ठीक है, उसके बाद चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के छोटे छोटे उत्पादकों को कौन सी चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, तो ये हो जाएगा सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में जन सहभागिता को कैसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है।
कितने नंबर का? 4 मार्क्स। चलो 4 मार्क्स कर लो मुट्ठी में, ठीक है। 4 नंबर यहीं से आपके मुट्ठी में कर लो। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन क्या होता है? ठीक है, जिसको शीघ्रता से यानी कि बहुत जल्दी क्या किया जाता है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं या पुनः बना सकते हैं, जो असीमित होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? नवीनीकरण। लेकिन अनवीनीकरण जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं बनता या बनने में बहुत समय लगता है, तो इसको अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में अंतर। आप क्या करना, आप इसको पॉइंट में लिखना भाई, यहाँ पॉइंट में नहीं दिया है लेकिन आप पॉइंट में लिखना ना। 4 पॉइंट लिखना, इस साइड 4 पॉइंट, इस साइड 4 पॉइंट। 5 लिखोगे तब भी चल जाएगा लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए। इस साइड भी 5 पॉइंट, तो टोटल 5 पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अथवा में। जैसे क्वेश्चन देखा जाए तो अथवा में है यहाँ पर, प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कचरा है तो उसका दोबारा उपयोग कैसे करेंगे? तो कागज़ के टुकड़े, ठीक है, कागज़ के टुकड़ों से आप क्या बना सकते हो? गुलदी तैयार कर सकते हो, सजावट कर सकते हो, ठीक है। चाय पत्ती, तो चाय पत्ती को धोकर सुखा लो, इसका प्रयोग सुखा के खाद के रूप में कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे सब्जी वगैरह है तो चाय पत्ती जो जिसको हम लोग खादा बोलते हैं, अब क्या बोलते हो आप लोग नहीं पता, खादा, ठीक है। चाय पत्ती जो बच जाता है तो बचा रहता है चाय में, तो उसको सुखा के आप किसके उपयोग कर सकते हो? उसके लिए जो है खाद के उपयोग में। उसके बाद देखो सब्जियों के छिलके, तो सब्जी को छिलके को क्या करते हो? सुखा लो, फिर बारीक पीस कर खाद के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हो। वृक्ष की पत्तियाँ, जमीन में गड्ढा खोद कर उसे वृक्ष की सूखी पत्तियाँ डाले जाए, धीरे धीरे यह सूखकर मिट्टी के रूप में बदल जाएगी और पेड़ के खाद के रूप में उपयोग होगा। तो इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन में 4 नंबर का। चलिए 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसको विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है? ठीक है, इतना तो फिक्स हो गया कि उसमें सभी देश आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। वह संसार में प्रथम विश्व युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। कब तक? 1914 से 1918 जो है ईस्वी तक चला। इस युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध कहे जाने के निम्न कारण है। कौन कौन से कारण है चलिए देखते हैं। गुरुजी बता दीजिए सर आप ही। तो देखिए जब मैं ही बताऊंगा, ठीक है। इस युद्ध में लगभग सभी देश क्या लिए थे? भाग लिए थे, ठीक है। दूसरा कारण, इस युद्ध में विभिन्न देशों की सेना के साथ साथ जन ठीक है साधारण भी भाग लिए हुए थे सैनिक के साथ साथ। उसके बाद तीसरा इसमें कारण होगा कि ठीक है इस युद्ध में भयंकर विनाशकारी हथियारों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। हवाई जहाज, टैंक, ठीक है, ये सब का उपयोग हुआ था। चौथा है यहाँ पर देखिए, यह युद्ध भूमि, समुद्र के ऊपर तथा समुद्र के नीचे, आकाश, वायु अर्थात स्थानों पर लड़ा गया था। सन 1914 से 1918 तक यह युद्ध जो है सार्वजनिक युद्ध था, मतलब कि सभी इसमें भाग लिए हुए थे। और पांचवा देखते हैं कि पांचवा क्या था, तो इसमें लाखों, ठीक है, लाखों लोगों के साथ साथ हजारों नगर व गांव जो है मिट्टी में मिला दिए गए। विश्व में अधिकांश देश युद्ध के चपेट में आ गए। इसकी जो है सर्वांगीण प्रकृति के कारण इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जन सामान्य पर प्रभाव, युद्ध का जन सामान्य प्रभाव बहुत सारे पड़े, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर 4 नंबर के क्वेश्चन में है, ठीक है। नाजीवादियों ने जनता का पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? 4 नंबर के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। यहाँ पर है द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसके कारण है जैसे कि वर्साय संधि, यदि वर्साय संधि नहीं होता तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, ठीक है। उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है। तीसरा हो जाएगा नाजीवाद व फांसीवाद, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर जो है तुष्टीकरण की नीति है। यहाँ पर देखिए पोलैंड पर आक्रमण। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग 15 नंबर के जैसे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की 3 प्रमुख घटनाएं लिखना है, ठीक है। तो 1967 के बाद 3 प्रमुख घटना, जैसे कि मैं बताऊं यहाँ पर आपको याद रखना है बैंकों, ठीक है, बैंकों का स्पष्टीकरण और जो है प्रिवी पर्स की समाप्ति। दूसरा है बांग्लादेश युद्ध। तीसरा है कांग्रेस का विभाजन और चौथा है आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अथवा में देखते हैं कि पंजाब आंदोलन और असम आंदोलन में क्या क्या समानताएं और असमानताएं आपको दिखी। तो समानताएं भी लिखना है यहाँ पर और
असमानता भी लिखना है, ठीक है, किसमें, पंजाब आंदोलन की। तो क्लियर हो गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन जो कि 4 नंबर के रहेंगे। फिर से, भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के लिए मुख्य कारण लिखिए, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ देखिए, जनसंख्या, भारत में जो है मतदाता संख्या में वृद्धि के कारण, जैसे कि पहला जनसंख्या में वृद्धि के कारण मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। तीसरा है वोट देने वालों का जो है राजनीति पर्याप्त रुझान होना, ठीक है, ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, अथवा में दर्ज मतदाताओं की संख्या और मतदान करने वाले लोगों की संख्या में अधिक अंतर होता है क्यों, ठीक है, तो ये है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं 17 नंबर की क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है, इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये इसका आंसर है, ठीक है, पूरा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान की ज़रूरत हमें क्यों है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान का होना, संविधान सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत है। संविधान सरकार के ढांचे तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति का व्याख्या करता है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करता है, ठीक है, ये है संविधान हमें क्यों चाहिए, ये ठीक है क्वेश्चन है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा सभी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर की क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए छत्तीसगढ़ को क्या जो है उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति देखते हैं जिनके कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। तो देखो, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जैसे कि उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल संसाधन और अनुकूल जलवायु धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ धान के अनेक किस्म उगाई जाती हैं, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, उसके बाद पर्याप्त जल है, अनुकूल जलवायु है, ठीक है, धान के अनेक किस्में हैं, इसमें पारंपरिक ज्ञान व सांस्कृतिक महत्व है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि खरीफ, रबी एवं जायदा, ठीक है, फसलों का विवरण उदाहरण सहित। तो खरीफ फसल क्या होता है, ठीक है, रबी फसल क्या होता है और जायदा फसल क्या होता है, ये सबको आपको अच्छे से यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में उत्पादन इकाई, ठीक है, लगाने के लिए पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखती है, ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहीं पर, ठीक है, आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण का परिणाम है, स्पष्ट कीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सब। उसके बाद ये जो है ख़त्म होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों।